हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग करेंटली कैपेसिटर चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स पढ़ा था। आज का लेक्चर है अपना डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अपने पास कैपेसिटर प्लेट है कुछ इस टाइप का। ठीक है, बीच में एक और प्लेट इंसर्ट कर दी। ठीक, चलिए दो प्लेट इंसर्ट कर देते हैं बीच में। एक तो सीधी लाइन बनती नहीं मेरे से, पता नहीं क्यों। बन जा भाई। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंट प्लेट्स हैं कैपेसिटर के। ठीक है, अब इसमें अपने को डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है। तो चलिए ठीक है, मान लिया इस प्लेट में हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस प्लेट में दूसरा डाइलेक्ट्रिक है कुछ ऐसे, और इस प्लेट में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, कोई तीसरा डाइलेक्ट्रिक है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस जो है कैपेसिटर का वो d है। ठीक है, इस प्लेट का एरिया जो है वो a है, सबका, सारे प्लेट्स हैं, जितने भी प्लेट्स हैं सबका एरिया a है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए K1 है, इसका K2 है और इसका K3 है। और बोल रखा है कि ये जो प्लेट है वो इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड होने का मतलब क्या है कि इन सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। मतलब हम कह सकते हैं इक्वल है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, d/3, क्योंकि 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। तो हर एक प्लेट का जो डिस्टेंस होगा, थिकनेस होगा, है ना, प्लेट्स के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, d/3। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है अपने को। अब पूछ रहा है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज C। अगर मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं C1, इसको नाम देते हैं C2 और इसको नाम देते हैं C3, तो C1 की वैल्यू कितनी होती है। देखिए इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक है, और अगर हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो जो कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट K1 A, ठीक है, बाई D। ठीक है, यहाँ पे D की वैल्यू कितनी होगी, d/3। तो d/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी C1 की। कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू हो जाएगी 3 एप्सिलॉन नॉट K1 A/d। ठीक है, सिमिलरली अगर हम C2 के बारे में बात करें तो उसी तरीके से C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 की वैल्यू हो जाएगी 3 एप्सिलॉन नॉट K2 A/d। ठीक है, और C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C3 की वैल्यू हो जाएगी 3 एप्सिलॉन नॉट K3 A/d। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये कॉम्बिनेशन सीरीज में या फिर पैरेलल में। इसको ध्यान से देखिए, तो इसका हम लोग इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस टाइप का होगा। और देख के साफ साफ अपने को पता चल रहा है ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। मतलब ये जो कैपेसिटर्स है वो आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने को पता है, 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है फॉर द कैपेसिटर्स टू बी इन सीरीज। इट्स वैल्यू इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, C1 C2 C3 की वैल्यू अपने को पता है, वैल्यू पुट करने सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि इसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इसका कॉम्बिनेशन ये होगा। ठीक है, अगर प्लेट्स इस तरीके से अरेंज है, उनके अंदर डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से भर दिया जाए और सारे डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट है, तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, नोट करिए, एक दो कॉम्बिनेशन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, प्लेट है, ठीक है, उसमें डाइलेक्ट्रिक जो है वो इस तरीके से भरा गया है। ठीक है, तो इसमें कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैसा होगा, एरिया A है, ठीक है, और ये सारे प्लेट्स क्या है, इक्वली स्पेस्ड है। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है ना। ये अगर D डिस्टेंस है तो ये भी D है और ये भी D है। मेरी बात समझ में आ रही।
तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था क्या ये डिस्टेंस डिवाइड हुआ था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये एरिया डिवाइड हो गया। मतलब अगर हम पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो एरिया कितना होगा, a/3 इसका होगा, इसका भी कितना होगा, a/3 होगा, और इसका भी कितना होगा, a/3 होगा। तो अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो आपका कॉम्बिनेशन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ये आपका C1, ये C2 और ये C3। ठीक है, अगर ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम C1 की बात करें तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपने को पता है सिंपल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो चलिए लिखते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, K1 एरिया हो जाएगा a/3/d। ठीक है, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट K1 a/3d। आ रही बात समझ में? तो C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट K1 a/3d। ठीक है, C2 की अगर हम बात करें तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट K2 a/3/d। सिमिलरली डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट K2 a/3d, और C3 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट K3 a/3d। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आ रही बात समझ में? तो इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो उसका इक्विवेलेंट ये होगा, C1 C2 C3 की वैल्यू ऐसी आएगी, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं सिंपल एडिशन करके। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो इस टाइप का है। ठीक है, एरिया ए है, K1 K2 K3 एंड K4। इस 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, डाइलेक्ट्रिक अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो इसका C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसका C इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं तो मुझे 2 टाइप का दिखेगा। ठीक है, ये C1 लिख सकते हैं, C2 C3 एंड C4 इस टाइप से लिख सकते हैं। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो इस टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, C1 C2 C3 एंड C4। ठीक है, ये 2 कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। अब इसमें दोनों में से कौन सा सही है, सही तो एक ही होगा कोई। ठीक है, दोनों सही नहीं हो सकते, कोई एक सही होगा। अब हम बात करते हैं कौन सा इसमें करेक्ट है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के लिए इसमें से कौन सा सर्किट करेक्ट है, सोचिए थोड़ा। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए ये C1 है, ये C2 है। यहाँ पे देखिए K1, मतलब अगर हम रिस्पेक्टिव देखें तो ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। ठीक है, देखिए C1 अलग मटेरियल है, मतलब K1 अलग मटेरियल है, ये अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये भी क्या है, अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। यहाँ पे अगर हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो C1 और C2 के का जो पोटेंशियल होगा वो क्या है, इक्वल पोटेंशियल है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस C1 का है उतना पोटेंशियल डिफरेंस C2 का है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस C1 का उतना पोटेंशियल डिफरेंस C2 का है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस C1 और C2 का सेम नहीं हो सकता। क्यों सेम नहीं होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, अलग है। बात समझ में आ रही नहीं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि C1 और C2 के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये आपको सॉलिड प्लेट जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो बीच का प्लेट है वो सॉलिड प्लेट नहीं है, सॉलिड प्लेट सिर्फ लास्ट में है। ठीक है, ये मटेरियल का मैंने बाउंड्री बना दिया ताकि बाउंड्री दिखे, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया हुआ है। हालांकि यहाँ पे कोई भी मेटेलिक प्लेट नहीं होता। ठीक है, कोई मेटेलिक प्लेट नहीं है, बस क्या है, मटेरियल डिफरेंट है। अब देखिए अगर यहाँ का मटेरियल अलग है तो यहाँ का अगर मान लीजिए पोटेंशियल V1 है तो यहाँ का पोटेंशियल V1 नहीं होकर के क्या हो जाएगा, समथिंग V1 डैश हो जाएगा, मतलब समथिंग डिफरेंट फ्रॉम V1। ठीक है, मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, पोटेंशियल इक्वल है। मतलब ये वाला जो सर्किट हमने बनाया है ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, ये वाला पोर्शन सही होगा।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये दो अलग कैपेसिटर है, बिल्कुल यहाँ पे दो अलग कैपेसिटर है, ठीक है, और ये दो क्या है, अलग कैपेसिटर है। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। बट हाँ, प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो इस यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा इन दो, इस पूरे सिस्टम के लिए। इंडिविजुअल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, पूरे सिस्टम के लिए हाँ पैरेलल में तो होता ही है ना। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहे इस पाथ से जाए चाहे इस पाथ से जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बात समझ में आ रही है? इस टाइप का अगर आप इस केस के लिए अगर आप इस टाइप का बनाओगे तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल एक सेम नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का मटेरियल और यहाँ का मटेरियल क्या है, डिफरेंट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी डिफरेंट दिखाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पोटेंशियल ड्रॉप लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा होता है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज द सॉल्यूशन। इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप इस तरीके से बनाते हैं। C1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैं लिख देता हूँ। C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1, A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, A/2, ठीक है, अपॉन में D/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K A/D हो जाएगा, ठीक है। C2 का K1 की जगह क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। सिमिलरली आप समझ गए होंगे बाकी क्या कैसे निकालना है। सिमिलरली आप C2, C3 और C4 को लगा सकते हैं, और इस कॉम्बिनेशन लगा करके ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, उसके बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में? इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दूसरा कॉम्बिनेशन है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इसका इक्विवेलेंट बनाना चाहें तो कुछ इस टाइप से बन सकता है। C1, C2, C3, आई बात समझ में? इस तरीके से बन सकता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, क्योंकि सेम मटेरियल है, ठीक है। अब अगर हम इस राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करें तो देखिए K2 और K3 क्या है, डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कुछ और होगा। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए जो हमको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो क्या है, C2 और C3 आपस में क्या है, पैरेलल में, मतलब C2 और C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। बट यहाँ पे देखिए मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। मतलब ये अगर हम बोले कि C2 और C3 आपस में पैरेलल में है क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, बिल्कुल ही क्या होगी, बिल्कुल ही क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी। हमारी बात समझ में ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे K2 और K3 का मटेरियल डिफरेंट है। आप राइट साइड से लेफ्ट साइड जाइए ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा। हमारी बात समझ में? तो C2 एंड C3 आर नॉट इन म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर, नो इट्स नॉट, ठीक है। दूसरा देखिए फिर इसका एक्चुअल मतलब करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कैसा बनेगा। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। इस K1 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, लास्ट वाले सर्किट जैसा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आ सकती है कि यार यहाँ पे तो सिंगल कैपेसिटर है, यहाँ पे आप मतलब टोटल कैपेसिटर की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर टोटल कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैपेसिटर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा ये और तीसरा ये, मतलब काउंट करें तो 1 2 3 होना चाहिए, यहाँ पे तो 4 दिख रहा है, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड इसलिए किया है ताकि ये सिंगल वाला जो है वो क्या डबल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C/2। आ रही बात समझ में? इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C/2, ठीक है। तो ये C1/2, ये कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C3। ये बिल्कुल आपका ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि आपका कैपेसिटर क्या है, सीरीज में या पैरेलल में, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो। सीरीज और पैरेलल का डिसीजन हम कैसे लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पर ही लेते हैं, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो कैपेसिटर के अक्रॉस सेम आता है तो हम मान लेते हैं कि वो दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर अपना कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का होगा, अगर अपना कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का है तो इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, सिंपल है।
ये कॉम्बिनेशन होगा, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। तो आई होप आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर मिक्स्ड भी होगा, सिंपल भी होगा, तो उसको इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे। इस पर कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। ठीक है, इस प्लेट पे जो कैपेसिटर का जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है, और हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस प्लेट्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है, नहीं, ये फ्लैट भी हो सकता है और हम लोग इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा सरफेस जो है वो फ्लैट है और प्लेट्स जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है और हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, हम लोग किसी भी पोजीशन में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्रेविटी को आप इग्नोर करिए। ठीक है, आप यहाँ पे ग्रेविटी को इग्नोर करिए, क्योंकि अगर आपका प्लेट इस तरीके से रखा हुआ होगा तो आप इस तरीके से इंसर्ट करोगे तो ग्रेविटी का कोई उतना असर नहीं आएगा, अगर हम लोग उस सारे सरफेस को क्या स्मूथ मान लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इस केस में हम लोग सारे सरफेस को स्मूथ मानते हैं। ठीक है, अब इंसर्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि इसको इंसर्ट करने के लिए, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करने के लिए हमें फोर्स क्या नीचे की तरफ लगाना होगा या ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आप बैग लो, बैग में अपनी बुक्स डालते हो तो आप बुक्स को पुश करते हो या पुल करते हो उसके अंदर डालने के लिए। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। नॉर्मली अगर हम लोग अपने बैग और बुक्स की बात करें तो हम लोग बुक्स को क्या करते हैं, पुश करते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है, यहाँ पे हम लोग को फोर्स अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा या फिर बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा। हम लोग धीरे धीरे इंसर्ट करना चाहते हैं ना, खराब हो जाएगा ना, जल्दी से जाएगा तो टूट टट जाएगा, खराब हो जाएगा। स्लोली स्लोली अपने को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि हमें फोर्स किस डायरेक्शन लगाना चाहिए, इस तरफ या फिर बाहर की तरफ, है ना। प्लेट्स में अंदर की तरफ फोर्स लगाना चाहिए डायरेक्टर के ऊपर या फिर प्लेट से बाहर की तरफ, ये उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज को डेवलप करेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, और इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा, है ना। हम लोगों ने इंड्यूस चार्जेस देखा था। ठीक है, अब देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, मतलब हमको फोर्स किधर लगाना चाहिए, बाहर की तरफ, स्लोली स्लोली, है ना। स्लोली स्लोली जब हम लोग इसको इंसर्ट कराना चाहेंगे तो हमें फोर्स किधर लगाना चाहिए, फोर्स अप्लाइड किधर होना चाहिए, बाहर की तरफ, अप्लाइड फोर्स बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट है तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, इसकी वजह से क्या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अंदर की तरफ तेजी से आना चाहेगा तो हमें फोर्स किधर आना चाहिए, ऊपर की तरफ। आई बात समझ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, हमको क्या बोल रखा है, कांस्टेंट चार्ज, मतलब क्यू कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा अगर हम इंसर्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अपने को पता है, हम लोग कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक में यही पढ़े हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम सी इनिशियल कैपेसिटेंस इनिशियल की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। और अगर हम फाइनल कैपेसिटेंस की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, है ना। तो मतलब k की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, है ना। और कांस्टेंट चार्ज पे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस अपना इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई सी। ठीक है, पोटेंशियल होता है अपना Q बाई सी। तो देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज की है तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जब हम लोग कांस्टेंट चार्ज पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करेंगे प्लेट्स के बीच में, तो अपना पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। अब देखिए कैपेसिटेंस तो बड़ा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल डिक्रीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इनिशियल
इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल की बात करें तो इतना होगा। अगर हम फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, ये वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू बढ़ेगी ना, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट चार्ज पे अगर हम बात करें कांस्टेंट चार्ज पे, तो कांस्टेंट चार्ज पे अगर हम लोग कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिक्रीज होगा। बढ़ेगा क्या, सिर्फ कैपेसिटेंस। आई बात समझ में। एक चीज और आती है कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगी। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट विल बी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्यों सेम रहेगा वो आप लोग समझिएगा, सिंपल सी बात है। देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू में E इज इक्वल टू फोर्स होता है। वहां से आप लोग सॉल्व करोगे तो F इनिशियल की वैल्यू निकल के आती है Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हम फाइनल की बात करें तो देखिए फाइनल जो होगा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फाइनल जो फोर्स होगा वो होगा Q, उसके बाद फिर इसके वजह से इंड्यूस्ड और इधर भी सिग्मा इंड्यूस्ड। ठीक है, और उसके बाद सिग्मा एक्सटर्नल, दैट विल बी इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं E इंड्यूस्ड प्लस E इंड्यूस्ड प्लस E एक्सटर्नल। ठीक है, तो देखिए E इंड्यूस्ड एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का है, सॉरी एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का इक्वल है और अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और E एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A, मतलब हम लोग कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे A होगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे होगा Q इंटू में Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A। वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, देखिए फाइनल वैल्यू की, बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो देखिए इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स क्या है, सेम है। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो वो अपने आप को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए फोर्स बिटवीन द प्लेट विल बी कांस्टेंट व्हाइल इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन चार्ज इज व्हाट, कांस्टेंट। आ रही बात समझ में, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम होगा, कांस्टेंट वोल्टेज पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर रहे हैं। इसमें भी देखिए फोर्स ऊपर ही लगाना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट है पहले जैसा। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या मिला है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम C इनिशियल की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, C इनिशियल एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C फाइनल। देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट की है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट K A बाई डी। ठीक है, आ रही बात समझ में, कैपेसिटेंस अपना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे चार्ज की, तो चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, CV, चार्ज इक्वल्स टू CV, Q इनिशियल CV हो जाएगा। ठीक है, Q फाइनल अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, Q फाइनल की वैल्यू हो जाएगी, देखिए कैपेसिटेंस C टाइम्स बढ़ा है ना, तो सॉरी K टाइम्स बढ़ा है ना, तो क्या हो जाएगा KCV। ठीक है, मतलब चार्ज भी क्या हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है, चार्ज भी बढ़ा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर। देखिए कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू E डॉट टी, मतलब E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई डी।
तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है ही और डिस्टेंस तो चेंज होता नहीं है ना, ये भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है डी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? अब अगर हम बात करें फोर्स बिटवीन द प्लेट, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में अगर हम फोर्स की बात करें तो इनिशियल फोर्स कितना होगा, इनिशियल फोर्स एफ इनिशियल वाज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए या फिर 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इनिशियल फोर्स हो जाएगा। अगर हम बात करें फाइनल फोर्स की, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज q इक्वल्स टू सी वी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम फाइनल फोर्स की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज अपर के टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। देखिए तो फाइनल फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल फोर्स जो होगा वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू फाइनल कितना हो जाएगा के सी वी, मतलब हम लिख सकते हैं के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब हम कह सकते हैं फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय के स्क्वायर टाइम्स, फोर्स जो है वो के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा जब हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज बाय के स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें डेल्टा क्यू की, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो कितना हो रहा है, देखिए के इनिशियल कितना था सी वी था, फाइनल कितना है के सी वी, मतलब के सी वी माइनस सी वी दैट विल बी इक्वल्स टू के माइनस 1 इनटू में सी वी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल्स टू के माइनस 1 इंटू में सी वी स्क्वायर, है ना। चार्ज फ्लो इंटू में वी, वही तो होता है वर्क डन बाय द बैटरी, तो चार्ज फ्लो तो इतना है सेम है, इंटू में वी कर दीजिए, वी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब हम जो लोग फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ के माइनस 1 सी वी स्क्वायर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आना चाहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लोग पूछ लेते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये वैल्यू कहाँ से आई, देखिए वर्क डन बाय द बैटरी तो इतना है। ठीक है, और चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू भी इतनी ही आती है। ठीक है, कैसे आती है, देखिए बोर्ड छोटा है मेरा, वहाँ देखो, आइए यहाँ पे कोशिश करते हैं उसको समझने की। ठीक है, एनर्जी इनिशियल की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। फाइनल एनर्जी की हम बात करें अगर ई फाइनल, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ सी की वैल्यू कितनी है, के सी है, के सी वी स्क्वायर। अब फाइनल में से इनिशियल आप माइनस करिए तो वैल्यू कितनी आएगी, सेम माइनस के माइनस 1 हो जाएगा। तो मतलब चेंज इन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ के माइनस 1 इंटू में सी वी स्क्वायर, यही वैल्यू तो आएगी। ठीक है, तो देखिए वर्क डन बाय द बैटरी कितना है, दिस मच है। ठीक है, और चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितना है, इतना है, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, एक्सटर्नल फोर्स में। आ रही बात समझ, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीकेज करंट। ठीक है, लीकेज करंट का मतलब क्या है कि अगर आपने कभी भी कैपेसिटर के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी की है, हालांकि करना नहीं चाहिए, ठीक है, बट फिर भी कभी मिल जाता है, इंसान कर लेता है ना। तो कभी भी आपने अगर इस टाइप का एक्सपीरियंस किया होगा कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटर का मतलब क्या है, कंडेंसर, है ना, वो जो फैन में लगा होता है वाइट सा सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले ही बात की थी फर्स्ट लेक्चर में। कभी उसमें देखा होगा 2 वायर निकले होते हैं बाहर, ठीक है, तो उसको आप लोग चार्जिंग सॉकेट में लगा करके चार्ज करते हो 5 सेकंड तक, ठीक है, वो 5 सेकंड में चार्ज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोनों वायर्स को क्या करते हैं, आपस में टच कराते हैं, तो उसमें से क्या होता है, स्पार्क निकलता है, देख के मज़ा आता है अपने को। ठीक है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो एक काम करिए, उसको लगाइए, चार्ज करिए 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, जब तक आप चाहें। ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना, से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक छोड़ दीजिए, मान लीजिए ओवरऑल 30 सेकंड तक छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप उसको स्पार्क कराने की कोशिश करेंगे, उसमें स्पार्किंग नहीं होती है ना। तो वो जो चार्ज हुआ था उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी गई कहाँ, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है एक्चुअली कि जब हम चार्ज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस
क्रिएट तो हो जाता है दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है, लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं तो क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो क्या होगा, इसके अंदर क्या है, चार्ज है ना, इसके अंदर भी क्या होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं ना, हालांकि कंडक्टर जितना नहीं होता बट होता तो है ना, होता है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का v है और यहाँ का क्या है, 0 है। जब हम छोड़ देते हैं तो यहाँ का जो फ्री चार्जेस होता है, उस फ्री चार्जेस की वजह से वो जो फ्री चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और कब तक मूव होते हैं, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए, ठीक है। तो जब हम छोड़ देते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इसके अंदर जो फ्री चार्जेस होते हैं वो मूव करने लगते हैं, एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट, करंट, ठीक है। तो वो छोड़ने के बाद भी इसमें क्या होता है, एक करंट फ्लो होता है, उसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, लीकेज करंट। आई बात समझ में। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर भी क्या है, फ्री चार्जेस हैं, कंडक्टर जितने नहीं है लेकिन है तो, है, तो वो चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या करेंगे, मूव करेंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी मूवमेंट, चार्ज के मूवमेंट की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। आ रही बात समझ। अब अगर उसकी वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो उस लीकेज करंट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तो अपन जानते हैं, है ना, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर पढ़ा था ना, तो क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी, यही तो होता है। तो करंट की वैल्यू कितनी आई थी, करंट की वैल्यू आई थी क्यू नॉट अपॉन में आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी, ये वैल्यू आई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें चलिए इसको अगर एक सर्किट के साथ जोड़ दें, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इज टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका रेजिस्टिविटी रो है, तो रो डी, है ना, देखिए ना, इसका भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा ना, अरे इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा, उसको रेजिस्टेंस को मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। तो रो डी बाई ए, अरे बात समझ में, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो एंड डिस्टेंस इज डी, मतलब लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इज कितना, डी, और ए इज व्हाट, एरिया, ठीक है। तो यहाँ इस चीज का मतलब क्या है, देखिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें आर सी की, तो आर सी इज इक्वल टू कितना होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रो डी अपॉन में ए, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। देखिए डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर सी की वैल्यू कितनी आ रही है, रो एप्सिलॉन नॉट के। मतलब इस केस में, लीकेज करंट के केस में, या फिर डाइलेक्ट्रिक के केस में, या फिर कैपेसिटर के केस में, जो टाइम कांस्टेंट होता है ना, टाइम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड डी, है ना। टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर सी, टाइम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड डी। देखिए इसमें ना ए दिख रहा है ना डी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका रेजिस्टेंस मैंने सिर्फ दिखाया है, ठीक है, ये कोई सर्किट नहीं है, ठीक है, बस समझने के लिए मैंने बनाया इसको, ठीक है। तो जिसका टाइम कांस्टेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड डी है। कहने का मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कोई भी कैपेसिटर है वह कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा वह कैपेसिटर के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई कैपेसिटर कितना बड़ा है कितना छोटा है उस पर डिसाइड नहीं होगा कि वो कैपेसिटर कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रो मतलब मटेरियल। देखिए रो भी मटेरियल को दिखाता है और के भी क्या दिखाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दिखाता है, मतलब वो पूरा का पूरा मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वह कितनी जल्दी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। जैसा मटेरियल रहेगा उससे वैसा उसका डिस्चार्ज होने का टाइम होगा। टाइम कभी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट आता है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में अगर हम बात करें तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। मान लीजिए इनर प्लेट पे, है ना, वो जो इनर सरफेस है, ठीक है, उस पर चार्ज क्यू है, बाहर वाले पे मान लीजिए चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू। अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा अंदर से बाहर की तरफ। हालांकि कंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि अंदर वाले प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ होता है, बाहर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, मान लीजिए इनिशियल चार्ज कितना था, क्यू था, और बाहर वाले सरफेस पे हमने चार्ज कितना मान लिया है, स्मॉल क्यू।
ठीक है। और बाहर वाले स्फीयर को देखिए तो हमने क्या किया है, ग्राउंड कर दिया, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो बाहर वाले सरफेस पे अगर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल ऑन द बाहर वाला सरफेस, पोटेंशियल ऑन द बाहर वाला सरफेस विल बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में बी प्लस के क्यू अपॉन में बी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना सीखा था, उसी फॉर्मूले से हमने यूज किया यहाँ पे। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो के अपॉन में बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, खत्म हो जाएगा। क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, तो हम कह सकते हैं क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। तो यहाँ पे ये जो चार्ज डिपोजिट होगा वो कितना होगा, माइनस क्यू होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें सी इक्विवेलेंट की, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, क्यू बाई बी। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों प्लेट का निकालें, मान लीजिए सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। ठीक है। तो पोटेंशियल सरफेस 1 माइनस पोटेंशियल सरफेस 2 विल बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, सरफेस 2 का पोटेंशियल तो जीरो ही है, तो हम लिख सकते हैं कि ये पोटेंशियल ऑन द सरफेस 1 के बराबर होगा। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन में ए माइनस के क्यू अपॉन में बी। ठीक है। माइनस क्यू लगाया क्योंकि बी सरफेस पे है ना, बाहर वाले सरफेस एस क्यू पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो उसी का माइनस लिख दिया हमने। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन में के क्यू अपॉन में ए माइनस के क्यू अपॉन में बी। इसको सॉल्व करिए आप तो वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू विल बी के की वैल्यू लिख दीजिए आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बी माइनस ए। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने डिराइव कराया। ठीक है। दिस इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ जेई और नीट, जेई और नीट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए इसका डेरिवेशन हमने करा दिया है। देख लीजिए इस तरीके से हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। ए बी क्या है, आउटर रेडियस बी है और इनर रेडियस कितना है, ए है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और इस सिलेंडर पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है। और बाहर वाले सरफेस को हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। ठीक है। इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुका है, ये सारी चीजें पढ़ चुकी है, इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे। ठीक है। अपने को पता है बाहर की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, उसमें अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई बी। ठीक है। अब क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू में एल, है ना, लैम्डा इंटू में एल ही तो होगा चार्ज की वैल्यू। और पोटेंशियल, सॉरी हाँ, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल नहीं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। देखिए लेंथ इसका दे नहीं रखा है, इसलिए हम लोग कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हम लोग निकालते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी है, लैम्डा एल अपॉन में बी बाई एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा बाई बी, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है। और अपने को पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k लैम्डा बाई डी। ठीक है। बी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, इंटू में डी एक्स, ए से बी तक। ठीक है। कहीं पर डिस्टेंस एक्स के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कहीं पर डिस्टेंस एक्स के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स पे जाकर के डी एक्स का ले लिया और वहां से हम लोगों ने वैल्यू को सॉल्व किया। ठीक है। देखिए हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर लिए, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 2k लैम्डा ln b बाई ए। ठीक है। तो c बाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c बाई एल विल बी इक्वल्स टू c बाई एल
देखिए C/L लैम्डा बाई वी, वी की वैल्यू अपने को पता चल गई है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b by a. This is the value of capacitance for a cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है उस कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b by a, ठीक है। देखिए और इसको नोट करिए। माफ कीजिएगा, यहाँ पे लैम्डा छूटा हुआ है, ठीक है, इंटू में लैम्डा आएगा, ठीक है। अब ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका कैपेसिटर चैप्टर जो वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। आप क्वेश्चंस बनाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक को ट्राई करिए, ठीक है, इरोडो को ट्राई करिए, आपके पास जो भी बुक्स हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस को बनाइए, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस बनाइए। कहीं पे कोई डाउट होता है तो आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है। क्वेश्चंस बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपना रिविजन, प्लीज़ रिवीजन करिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे की सारी चीज़ें भूल जाएंगे और आगे आप कितना ही पढ़ेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो रिवीजन, प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीज़ें लास्ट टाइम पे रिकॉल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। एग्जाम के टाइम पे आपके पास इतना सारा हो जाएगा रिवाइज करने के लिए कि आप पागल हो जाओगे कि किसको रिवाइज करें, इसे करें, इसे छोड़े, इसे करें, इसे छोड़े, इसी कन्फ्यूजन में आप रह जाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अच्छा है कि आप रिवीजन साइक्लिक अपना करते रहिए, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इस तरीके से आप रिवीजन हर दूसरे तीसरे दिन करते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। रिवीजन के नाम पे कभी भी आप सिर्फ थ्योरी पढ़ करके मत छोड़ दीजिएगा। रिवीजन का मतलब होता है आपको थ्योरी को रफली देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी चीज़ें रिवाइंड मतलब आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए आपको कुछ सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।